उत्तर वैदिक काल क्या हुआ आपका? तो 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व बीसी के बीच का पीरियड है जो उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक एरा कहलाता है, जिसको हिंदी में उत्तर वैदिक काल कहते हैं। थोड़ा लिख देता हूं, बच्चे परेशान रहते हैं कि आप लिखते बहुत कम हो, बोलते बहुत ज्यादा हो। एक्चुअली मैं लेक्चर फॉर्म में पढ़ाता हूं, इससे पहले भी जहां भी मैंने पढ़ाया है, पढ़ाता रहा हूं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, तो लेक्चर फॉर्म में पढ़ाता हूं, तभी तो पीडीएफ का नोट्स आपको दे रहा हूं। अगर नोट्स छपवाना हो तो फिर तो क्लास का मतलब नहीं, आपको सीधे नोट्स दे दे, बोले कि यही मैं छपवाऊंगा, यही तुम पढ़ लेना। एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो रहा वो क्या रहा, तो हम देखेंगे सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण डेवलपमेंट। तो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट उत्तर वैदिक काल का रहा मेरे प्यारे बच्चों, लोहे की खोज। तो लोहे की खोज की अगर आपको बात आए तो लेटर वैदिक एरा में, उत्तर वैदिक काल में लोहा खोज कर लिया गया था। लोहा के खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करके बदल दिया। अब बोलो लोहे के खोज से ऐसा क्या हुआ? तो पहले तांबा का इस्तेमाल होता था, तांबा के बाद कांसा का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, कांसा के बाद लोहा का इस्तेमाल होना शुरू हुआ उत्तर वैदिक काल में। जैसा आपको बताया था, श्याम हैं इसको, तांबा को लोहित है, ये एक ज्यादा कठोरतम धातु के रूप में रहा, जिससे क्या रहा कि इसके इस्तेमाल से आपका एक क्रांति का दौर आ जाता है। क्रांति का दौर कैसे आता है? तो एक तो लोहा से जंगल को काट के भूमि को, कृषि योग्य भूमि का जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि का दायरा बढ़ा लिया गया, जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि का दायरा बढ़ गया, कृषि योग्य भूमि में विस्तार हो गया। और दूसरा चीज आप इसमें देखेंगे क्या कि हल, अब क्या था, अब लोहे वाले हल का जो फल था उसको सीता कहते हैं। उत्तर वैदिक काल की बातें आपको बता दिया था। ये क्या है? एक प्रकार का हल का अग्रभाग, अग्रभाग जो लोहे से बना था। तो लोहे से बना था, तो लोहे से बना हल का जब प्रयोग हुआ तो क्या हुआ? गहरी जुताई हुई खेत में गहरी जुताई, तो उपज बढ़ गया, खेत का क्षेत्रफल बढ़ गया, उपज बढ़ गया, जिससे क्या हो गया उत्पन्न? कृषि अधिशेष उत्पन्न हो गया। कृषि अधिशेष बोलते हैं इसको, यानी एग्रीकल्चर सरप्लस। देखो इंग्लिश लिखना बोलना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए बोल दिया करूंगा बीच बीच में टर्म्स। एग्रीकल्चर सरप्लस जनरेट हो जाता है। जब एग्रीकल्चर सरप्लस जनरेट होगा कहीं पे भी, तो लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जीवन निर्वाह कृषि से हम अगर एग्रीकल्चर सरप्लस में चले जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा जाने लग जाते हैं, तो व्यापार वाणिज्य का प्रादुर्भाव यहां से होगा, यानी कि प्रारंभ होगा। यहीं से क्या होगा? आर्थिक रूप से सशक्तिकरण आएगा, और जैसे ही आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो वैसे ही क्या हो जाएगा? वैसे ही आपका हो जाएगा सामाजिक सशक्तिकरण, और जैसे सामाजिक सशक्तिकरण हो जाएगा वैसे ही राजनीतिक सशक्तिकरण हो जाएगा, और राजनीतिक सशक्तिकरण होते ही आपका धार्मिक सशक्तिकरण भी हो जाएगा। तो सारे व्यवस्थाएं एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे पहले आर्थिक पृष्ठभूमि में बहुत व्यापक बदलाव आता है। व्यापक बदलाव का अर्थ ये रहता है कि सबसे पहले क्या होता है कि आपका वहां पे बदलाव होता है बहुत हद तक कृषि के पैटर्न में। अब कृषि के पैटर्न में क्या होता है? तो हुआ यूं कि सबसे पहले क्या था? पशुपालन प्रमुख उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक काल में क्या हुआ? कृषि प्रधान। तो ऋग वैदिक काल के बजाय उत्तर वैदिक काल में व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ, कृषि प्रधान व्यवस्था बन गया, पशुपालन हो गया आपका द्वितीय प्रधान व्यवस्था। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी चला गया। देखिए गाय को पालना अभी भी जारी है, बट पता हो गया कृषि एवं कृषि से प्राप्त किया जाने वाला अधिशेष। इन चीजों का मैं वर्णन ज्यादा कर देता हूं तो आपको लगता है लिखवा नहीं रहे हो। जैसे कि कल आपको बताया था, काठक संहिता में आपका 24 बैलों से हल खींचने का वर्णन मिलता है, वो आपका उत्तर वैदिक काल का ही विशिष्ट ग्रंथ है। ऋग वैदिक काल तो सिर्फ ऋग्वेद पर आधारित था, तो आपको यहां से बता दिया था। तो प्रथम जो है आपका वो रहा कृषि, द्वितीय हो गया आपका
पशुपालन। अब 24 बैलों के साथ लिख देता हूं, 24 बैलों के साथ हल, और हल में आपका लोहे का इस्तेमाल, लोहे के इस्तेमाल से गहरी जुताई, गहरी जुताई से ज्यादा खेती में उपज, ज्यादा खेती में उपज से कृषि अधिशेष, ज्यादा कृषि अधिशेष से व्यापार वाणिज्य का विकास, व्यापार वाणिज्य और कृषि अधिशेष से आपका अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाना, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाने से लोग दान ज्यादा करेंगे तो धर्म का उत्थान होगा, राजनीतिक व्यवस्थाएं बदलेंगी क्योंकि धन ज्यादा होगा तो राजा भी टैक्स लेना शुरू कर देगा, ज्यादा धन होगा तो सामाजिक उत्थान भी होगा। तो अर्थ सब कुछ को बदल दिया। अर्थ वास्तव में पूरे ऋग वैदिक काल के अर्थ को बदल देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ऋग वैदिक काल में आंतरिक व्यापार था, लेकिन यहाँ पे विदेशी व्यापार भी प्रारंभ होता है। तो आपसे पूछा जाए विदेशी व्यापार का प्रारंभ कब होता है? ऋग वैदिक काल में। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिक्कों का कोई विशेष आपका विशेष इस्तेमाल नहीं होता है। अब सिक्कों का विशेष इस्तेमाल नहीं होने से ये पता चलता है कि व्यापार अभी भी रहा वो बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। अभी भी व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली, और वस्तु विनिमय प्रणाली में जैसा बताया था सिक्के तो नहीं थे, लेकिन सिक्कों की जगह निस्क जैसा एक आभूषण का इस्तेमाल किया जाता था तो ये आभूषण, लेकिन इसका इस्तेमाल वाणिज्यिक इस्तेमाल था, व्यापारिक इस्तेमाल था, यानी इसका इस्तेमाल सिक्कों की तरह होता था। क्लियर हो रहा है बात? विदेशी व्यापार का यहाँ से आपको प्रारंभ यानी कि साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आर्थिक प्रगति जब बहुत तेजी से हुआ तो राजनीतिक व्यवस्था में भी बदलाव आना शुरू होता है, क्योंकि यहां से धीरे धीरे आर्थिक प्रगति से क्या हो जाता है कि लोग का जो पहले झोपड़ी वोपड़ी में रहने का या यावत तरीके से रहने का कल्चर था, वो धीरे धीरे संगठित होकर गांव का निर्माण, और धीरे धीरे आंशिक रूप से जन जो थे, देखो आपको पता होगा परिवार, परिवार के बाद कुल, ग्राम आए, एक ही था ये फॉर्म पूरा, यहां से ग्राम, ग्राम से विष, विष से जन। तो अब क्या होने लग गया कि धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, कबीलाई से आपका यानी कि अर्ध या यावर से स्थायित्व की तरफ व्यवस्थाएं आने लगी, अस्थायी व्यवस्था बनने लग जाता है। तो जब अस्थायी व्यवस्था बनने लग जाता है तो कई जन जो होते हैं मिलकर जनपद बना देते हैं, जो कि यही जनपद आगे जाकर के बड़ा होकर के 1600 BC के बाद के फेज में महाजनपद काल के रूप में बदल जाएगा। डेवलपमेंट्स आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? अब आप बता दीजिए, यहां तक किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप बता दो, समझ में आना बहुत जरूरी है। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, है ना? आपको यहां से कंसेप्ट समझ में आना ज्यादा जरूरी है रेदर देन की है। क्लियर है? नो दिक्कत बंटी कुमारी, कंचन, या सर क्लियर। थोड़ा स्लो चल रहा हूं, कुछ लोगों का विशेष कहना था कि सर आप बिल्कुल कॉलेज के प्रोफेसर स्टाइल में पढ़ा दे रहे हो, थोड़ा सा स्कूल वाला स्टाइल भी अडॉप्ट करो, आराम से स्लो स्लो चलो। तो चलो चलते हैं। हम स्पीड इसलिए पकड़ के चल रहे थे कि आपको पता होगा, कुछ वेटरन्स को पता होगा ये पार्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो मैं बोर्ड साफ कर दूं, पहले तो बोर्ड साफ कर करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, एक ही साथ सब कुछ नहीं रहेगा तो थोड़ा सा आप महसूस करोगे कन्वीनियंट। तो कुछ फीडबैक जो मिला था उसके हिसाब से टीचिंग के 11वें साल में मैं सुधार करने जा रहा हूँ। तो वो ऑनलाइन का कहानियां लगा, ऑफलाइन में तो बच्चों को सामने सुनाता था, सारी कहानियां फील करवाता था, लेकिन यहाँ मामला अलग है। अब मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग का मेरा तजुर्बा ज्यादा नहीं है, ऑफलाइन ही पढ़ाता रहा हूँ। तो आपका तकरीबन 2011 से कंटिन्यूअसली 10 में और 9 में हमने खुद यूपीएससी इंटरव्यू दिया था, उसके बाद छोटे स्तर पे धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद कहीं कहीं बड़े स्तर पे भी मौका मिलता गया, फिर अपना प्लेटफॉर्म डेवलप ने कर लिया था। तो अब देखिए थोड़ा सा कि राजनीतिक जीवन में क्या बदलाव आता है। तो राजनीतिक जीवन के बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले इधर से लिखना शुरू करता हूं, दिखाई तो पूरा बोर्ड देता होगा ना आपको। राजनीतिक जीवन के बदलाव को समझने के लिए आप ये देखिएगा कि जन का आकार बाकी चीजें सेम ही थी, तो जन का आकार बड़ा हो गया, लिख देता हूं पूरा, बड़ा होने से
जनपद का निर्माण होना प्रारंभ होता है। ये नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल अच्छे स्वरूप में जनपद बन जाते हैं, जनपद का प्रारंभ होना शुरू होता है। करेक्ट है। अब अगर बात करें यहां से, तो जन का आकार बड़ा हो जाता है और आपका कुरु जनपद सबसे पहले बनता है। देखिएगा, कुरु जनपद और ये भरत कबीला प्लस पुरु कबीला, ये दोनों मिलके कुरु जनपद बनाते हैं, जो बाद में महाजनपद में कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अब आप देखेंगे कि होता क्या है कि वहां जो राजा का पद था वो क्या था, वो राजा का पद क्या था कि राजा क्या था, गोपशजन्या, यानी आपके गोपुत्र का रक्षा करने वाला, जनश गोप्या भी बोलते हैं कहीं कहीं इसको। राजा आपका क्या था कि वो अस्थाई सेना नहीं रखता था। ये उत्तर वैदिक काल नहीं, ऋग वैदिक काल की बात बता रहा हूं, रिलेट करने के लिए। रिलेट करिएगा, राजा गोपशन्या था, अस्थाई सेना नहीं था, अस्थाई कर व्यवस्था नहीं था, अस्थाई आपके पास न्याय व्यवस्था नहीं था। 12 रत्नियां थे राजा का काम करने के लिए। वहां पे रत्नियां क्या थे, प्रशासक, वो भी रक्त संबंध से जुड़े हुए थे, वो भी एक दूसरे से रक्त संबंध से जुड़े थे। अब यहां क्या होता है विकास, उसको समझिएगा। यहां क्या आपका राजा का पद जो था जनरली वो समिति के द्वारा तय होता था। अब यहां क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आता है कृषि अधिशेष। तो उस समय बलि क्या था, उस समय अस्थाई कर व्यवस्था यानी कि जो बलि था वो स्वैच्छिक था, जो गिफ्टेड इकोनॉमी बोलते थे इसको, ये गिफ्टेड इकोनॉमी था। वो गिफ्टेड इकोनॉमी धीरे धीरे खत्म होने को करके और बलि को बलपूर्वक लिया जाने लगा। लोहे के इस्तेमाल से अस्त्र शस्त्र बना करके, वैसे लिखने से ज्यादा मतलब नहीं है, सुनिएगा, लोहे के इस्तेमाल से शस्त्र अस्त्र बना करके, अस्त्र शस्त्र लिखते हैं वैसे, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करके शक्ति में वृद्धि कर लिया जाता है। अस्थाई कर व्यवस्था आ जाती है यहाँ पे, और अस्थाई कर व्यवस्था इसलिए भी चल पाया कि कृति अधिशेष पहले से था, तो राजा के शक्ति में वृद्धि होता है। राजा का पद वंशानुगत यहीं पे किया जाता है, वंशानुगत हो जाता है राजा का पद यहाँ पे। उसके बाद जो संस्थाएं थी, सभा, समिति, इसके बाद विदत, गण, ये कमजोर हो जाते हैं। यद्यपि कि सभा और समिति इनका रहता है, अथर्ववेद में वर्णन आता है कि बाद में भी ये रहे, प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में बताया गया, लेकिन इनकी स्थितियां कमजोर रही। सीधी सी बात है, कंसेप्ट की बात है कि राजा जब भी बलवान होता है तो इंस्टीट्यूशन, संस्थान क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। मजबूत प्रधानमंत्री के साथ कमजोर संस्थान आप देख ही रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी में इंजीनियरिंग पढ़ाना है आपको। मैं सोच भी रहा था कि हो सकता है कि आपका महाजनपद पढ़ा करके पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी का बीच में कुछ क्लास आपको दे दूं सैटरडे वैटरडे को। तो राजा जैसे मजबूत हो रहा है तो संस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो लोकतांत्रिक पद्धति की संस्थाएं थी वो तकरीबन कमजोर पड़ जाती हैं। कर व्यवस्था का विस्तार होता है, स्वेच्छा से कर अभी आपका वसूला जाए लग जाता है। न्याय व्यवस्था अभी भी पूर्ववत ही चलते रहती है, पर ये 12 रत्नियों का भी जो वर्णन मिलता है ये अथर्ववेद से मिलता है, वो बाद में बदल के 17 हो जाता है। और 17 अभी भी वो प्रशासक रहते हैं, इनको रत्नी बोलते हैं, रक्त संबंध से जुड़े रहते हैं। इनके चयन प्रक्रिया, इनकी इत्यादि चीजों का विशेष वर्णन नहीं मिलता है। अब राजत्व के सिद्धांत यहाँ पे बनने लग जाता है। राजत्व का सिद्धांत समझने में अगर आप इंटरेस्टेड है तो 3 तरीके के सिद्धांत है। एक दैविक सिद्धांत है राजत्व का, दूसरा होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सिद्धांत होता है राजत्व का जो लोकतंत्र में फॉलो होता है। एक सैनिक और सुरक्षा संबंधी सिद्धांत होता है। राजा का विकास कैसे हुआ होगा? 3 तरीके से।
सब तो उत्तर वैदिक काल में जो राजत्व का सिद्धांत हुआ है विकसित, वो सामूहिक उत्तरदायित्व से ही विकसित हुआ है, जो बाद में सैनिक सुरक्षा में कन्वर्ट हुआ, जिसको बाद में दैविक बना दिया गया। सामूहिक सिद्धांत क्या होता है? पहले कृषि अधिशेष नहीं था, संपत्ति का कंसेप्ट नहीं था। जैसे समझो, बड़ा मजा आएगा, मैं इतना खुल के पढ़ा नहीं पा रहा हूं आपको, अब पढ़ाता हूं। जैसे मान लो 100 घर का एक गांव, मान लो, कल्पना करो कैसे 100 घर बने हुए, झोपड़ियां बनी हुई है। अब कोई भी किसी भी झोपड़ी में अपना जाके सो सकता है थक हार के। ये था प्योर समता मूलक एक वैदिक समाज, जिसमें अपना जैसा कुछ नहीं होता था। बड़ा ही सब कुछ जो था वो कबीलों का था, यानी सब पे बराबरी का अधिकार था। यानी जो हम समाजवाद की बात बोलते हैं, साम्यवाद की बात बोलते हैं, हम चले साम्यवाद से ही थे। वो पूर्ण साम्यवादी संगठन था उस समय समाज कबीला। अब उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े अस्थायी घर वर बनने लग गए, कृषि अधिशेष आवाज, संपत्ति का विकास होता है। तो जब लोगों को संपत्ति पता चलेगा कि ये मेरा है, ये तेरा है, तो छीन झपट, मारपीट, असुरक्षा की भावनाएं बनेंगी। तो फिर लोगों ने अपने संपत्ति के रक्षा के लिए अपने संपूर्ण संपत्ति को किसको सौंप दिया? राजा को। बोला कि ये संपूर्ण संपत्ति राजा के है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं और इसका हम अनवरत इस्तेमाल करते रहे, इसलिए आप सभी ने मिलकर राजा नियुक्त किया है। इसको बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो उत्तर वैदिक काल में राजा का जो राजत्व का निर्माण होता है, वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से, इसको राजत्व का सिद्धांत बोलते हैं। अगर हिस्ट्री ऑप्शनल लेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा राजत्व का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ किंगडमशिप बोलते हैं इसको, राजत्व का सिद्धांत। उसके बाद क्या हुआ कि सैनिक सुरक्षा राजत्व का सिद्धांत का एक कारण यह भी है कि दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के लोगों का आक्रमण, उसका भी यहीं पे है, उससे भी जुड़ा हुआ कि भैया आप सेना का निर्माण करें, जो मजबूत होगा वो राजा बनेगा वाला सिद्धांत से। उसके बाद में जाकर के इसको दैविक बना दिया गया। 4 प्रकार के यज्ञ आ जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और वाद्येशन यज्ञ। ये सारे यज्ञों के थ्रू इनको बना दिया गया कि राजा होता है वो देवता के समान होता है। और धरती के राजा परीक्षित का वर्णन आता है हर वेद के अंदर भी, है ना, परीक्षित वाला कहानी जिससे भगवत पुराण शुरू होता है। तो धरती के राजा बताने का मतलब क्या हुआ कि राजा को में दैविक सिद्धांत डाल दिया गया उठा करके। तो दैविक सिद्धांत बाद में आता है, सबसे बाद में आता है दैविक सिद्धांत। आप पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में, अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व का दैविक सिद्धांत माना, बलबन ने माना। तो थ्योरी ऑफ राजत्व यानी कि किंगडमशिप आपको समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये समझिएगा कि राजत्व का सिद्धांत का विकास हो गया था, राजा मजबूत हो गया था, संस्थाएं कमजोर होने लग गई थी, बलपूर्वक लिया जाए लग गया था, अस्थायी न्याय का विकास हो गया था, लेकिन न्याय का कोई विशेष तरीके का पद्धति का विकास नहीं हुआ था। संस्थाओं का विस्तार तो हुआ लेकिन लगभग पतन सा हो जाता है, स्वेच्छा से कर की जगह नियमित कर का प्रथा आ जाता है, अस्थायी सेना का विकास होने लग जाता है। पूरी तरीके से अस्थायी सेना का विकास महाजनपद काल और मौर्य वंश में होता है, बट आंशिक रूप से अस्थायी सेना का विकास का लक्षण बनने लग जाता है, घातक हथियार बनने लग जाते हैं लोहा के इस्तेमाल से। वो भी दिखाता है कि राजा की शक्ति में वृद्धि हुआ। तो राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव के बिंदु थे, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलिए तो अच्छा रहेगा। विशाल सिंह कह रहे राजा मजबूत तो संगठन कमजोर क्यों? नहीं, 12 रत्नियों का वर्णन यहाँ 17 है। कम समझ में आया क्या? कम समझ में आया स्वाति? राजत्व का सिद्धांत हमने समझाया, ये कम समझ में आया? अरे मैं कह रहा हूँ कि आपके गांव में 100 घर है, कोई भी किसी घर में जाके रह सकता है, कोई खेत जोत के कृषि कार्य कर सकता है, कोई भी किसी की अलमारी से पैसा निकाल सकता है। एक ऐसा गांव का हम निर्माण कर देंगे तो वो कहलाएगा समता मूलक समाज। वैसे ही उस गांव में एक कुटिल व्यक्ति आएगा, बताएगा कि ये गांव सामान तेरा है, वो सामान तेरा है, तू ज्यादा खेती कर रहा है, तू ज्यादा सामान उपजा रहा है। ये कब होगा? जब खाने से ज्यादा होगा, खाने से ज्यादा, पहनने से ज्यादा जब सामान होता है तो सामान की अभिरक्षा का बात आ जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल लोहे के इस्तेमाल से कृषि अधिशेष हो जाता है। कृषि अधिशेष और व्यापार विकास होने से क्या हो जाता है कि अर्थव्यवस्था का निर्माण होना शुरू हो जाता है।
उस अर्थव्यवस्था के निर्माण से असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर के स्वतः लोगों ने ही सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत राजा का निर्माण कर दिया कि भाई आप राजन रहिए, आप सेना वेना संगठन बना करके हमारे इस भौगोलिक पृष्ठभूमि के लोगों का हित सुरक्षित करिए। इस तरीके से राजा का निर्माण हुआ। और वहां राजा का निर्माण कैसे हुआ था? तो कबीलों के रक्षक के रूप में कि आप युद्ध लड़ा खोज करिए और जब लफड़ा होगा, समय आएगा तो हम लोग आपको नेता मान लेंगे। समिति के द्वारा चयनित एवं संचालित वहां पे राजा होते थे। राजा यहाँ वंशानुगत हो गए और बाद में राजा के दैवीय सिद्धांत का भी आपका यहाँ पे वर्णन आ जाता है। तो इसमें तो बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझा दिया। इस सिद्धांत पे वैसे तो पूरा क्लास का लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन जरूरत आपका नहीं है। विशाल सिंह कह रहे हैं कि राजा मजबूत होगा तो संस्थाएं कमजोर कर। जब राजा के पास शक्ति बढ़ेगा तो निरंकुशता बढ़ती है ना। राजा के पास जब भी शक्ति बढ़ेगा, मान लो आप गांव आपके अपने राजा हो और आपके पास अपार शक्ति है, बड़ी मजबूत सेना है और बिल्कुल विश्वासी सेना है जो आपके एक इशारा पे किसी को कहीं भी तहस नहस कर सकती है, तो उस स्थिति में आप संस्थाओं के परामर्श एवं संस्थाओं के निगरानी इत्यादि पे कम भरोसा करते हो, जबकि आप भरोसा करने लग जाते हो किस पे? अपने शक्ति पे, जो शक्ति के स्रोत आपके जो होते हैं उन पे। और आपको पता होता है कि हाँ, आपके के स्रोत संस्थाएं नहीं बल्कि आपके शक्ति के स्रोत कौन है? तो आपके शक्ति के स्रोत हो जाते हैं वो स्थायी सेना या आपका वो राजत्व का सिद्धांत जिसमें आपको लोगों ने सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत पूरे जगह जमीन और अर्थव्यवस्था का संचालन का जिम्मेवारी दिया है। यहीं से बाद में आता है लोकतंत्र, बहुत बाद में सामूहिक उत्तरदायित्व में। खैर डिफिकल्ट चीज है, थोड़ा सा नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। अब अगर मैं थोड़ा सा सामाजिक पृष्ठभूमि की बात बोलूं तो सामाजिक स्थिति क्या था? सामाजिक स्थिति यही था कि भैया परिवार हम आपको बता ही चुके हैं, अभी भी पितृसत्तात्मक था, वहां भी पितृसत्तात्मक था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पितृसत्तात्मक समाज रहा, अभी भी पितृसत्तात्मक समाज रहा। अभी भी आपका क्या रहा यहाँ पे कि सामाजिक आपका दायरा वही रहा, जनजीवन लगभग वही रहा। लेकिन पहले जो वर्ण व्यवस्था था ऋग वैदिक काल में, वो गतिशील था, गतिशील था। वर्ण व्यवस्था वहां क्या था? गतिशील। बोलो सर गतिशील से क्या मतलब होता है? तो आपको बताया था कि अंगिरस नाम से एक ऋषि मुनि रहते हैं, वो कहते हैं, बालक रहता है सच, वो कहता है कि मैं कवि हूं और मेरे पिताजी आपका चिकित्सक है और मेरी माता चक्की पीसती है। अर्थात कि वर्ण व्यवस्था जिसका 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्णन मिलता है 4 वर्णों, लेकिन उसमें गतिशीलता थी और वर्ण जो था वो कर्म पर आधारित था। लेकिन यहाँ क्या होता है? जन्म पर आधारित वर्ण बन जाता है, यानी कि जन्म पर आधारित वर्ण बन जाता है, यानी कठोर हो जाता है, यानी वर्ण व्यवस्था यहाँ पे कठोर हो जाता है, गतिशीलता अवरुद्ध हो जाती है। गतिशीलता मतलब एक वर्ण से दूसरे वर्ण में ट्रांसफर होने का स्थिति कम रह जाता है, गतिशीलता अवरुद्ध हो जाती है। आया बात समझ में? गोत्र का जो वहां पे चर्चा मिलता है, यहाँ गोत्र का बहुत ज्यादा विकास हो जाता है। और गोत्र का विकास होने के साथ ही आपको समझना चाहिए कि पर गोत्र विवाह, गोत्र के परे पर गोत्र विवाह को ज्यादा सही माना जाता है। अब यहाँ पे अंतर जातीय विवाह लगभग बैन हो जाता है, जबकि ऋग वैदिक काल में अंतर जातीय विवाह रहता है, परंतु अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का कंसेप्ट बन जाता है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में एक लफड़ा ये रहता है कि अगर आपका कोई पुरुष अगर उच्च वर्ण का रहता है, वो निम्न वर्ण की महिला से अगर विवाह कर लेता है, तो उस स्थिति में आपका जो रहता है, जो वर्ण रहता है, इसी के अकॉर्डिंग बदल जाता है, पुरुष के अकॉर्डिंग, जो आज भी कल्चर चल रहा है। और यहाँ निम्न वर्ण की महिला, सॉरी उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ण के पुरुष से, इसमें क्या हो जाता है? ऐसा वर्ण व्यवस्था रहता है जिसके अंदर गतिशीलता लगभग अवरुद्ध हो जाता है। थोड़ा बड़ा मात्र में वर्ण व्यवस्था में गतिशीलता रहता है। तो सामाजिक बदलाव की बात करें तो ये रहा था। आश्रम व्यवस्था में 4 वर्ण, जब लोग निषद वाली कहानी, 4 आपका आश्रम वाला कंसेप्ट यही आता है। पहले से 3 आश्रम रहते हैं,
उसमें सबसे प्रमुखता आपका चारों आश्रम में किसका है, तो बता चुके थे गृहस्थ आश्रम को सबसे प्रमुख माना गया है, क्योंकि इसमें इंसान संतानोत्पत्ति करता है जो सृष्टि के सृजन में आवश्यक है। 25-25 वर्ष के 4 आश्रम होते हैं। 0 से 25 रहता है ब्रह्मचर्य आश्रम, और 26 से लेके 50 तक रहता है गृहस्थ आश्रम, और 51 से लेके 75 तक रहता है वानप्रस्थ आश्रम, और 76 से लेकर के 100 तक रहता है संन्यास। ये आपका रहता है आश्रम व्यवस्था। 4 आश्रमों का वर्णन जाबलोपनिषद में मिलता है, 3 आश्रमों का वर्णन छंदोगोपनिषद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था यहाँ पे आता है। समाज में महिलाओं की स्थिति बदतर हो जाती है। समाज में महिलाओं की स्थिति बदतर इसलिए भी हो जाती है कि राजनीतिक अधिकार जो पहले क्या था कि समिति और विगत में महिलाएं भाग लेती थी, वो भी खत्म कर दिया जाता है। यानी महिलाएं जो रहती हैं किसी भी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्थाओं में भाग नहीं ले पाती हैं। महिलाओं को यहाँ एवं शिक्षा से भी रोका जाने लग जाता है। उपनयन संस्कार भी आपका बंद कर दिया जाता है। पर्दा प्रथा आदि का शुरुआत यहीं से हो जाता है। बल्कि आपका महिलाओं की स्थिति यहां तक खराब कर दिया जाता है कि मैत्रेयी संहिता के अंदर लिखा जाता है कि महिला जो है वो जुए के समान है, यहां तक लिख दिया जाता है। कात्यायनी संहिता में महिलाओं का खराब वर्णन है। गार्गी संहिता आता है, याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद जो आपको कल भी बताया था, उसमें गार्गी का सर फोड़ने की बात करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य की अगर इससे ज्यादा बहस करोगे तो तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा। तो भी आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे पतन शुरू होता है, पर्दा प्रथा शुरू हो जाता है, बाल विवाह शुरू हो जाता है 14 वर्ष से कम उम्र में, और शिक्षा में भी महिलाओं का स्थान कम हो जाता है। क्योंकि देखो पक्का घर बनने लग जाते हैं, यानी कि फूस के झोपड़ियों से एक घर का निर्माण होता है, तो महिलाओं के कार्यभार में घर का सुरक्षा लगा दिया जाता है मैनेजमेंट। तो यहाँ जैसे ही घर बनाना, वैसे ही महिलाओं को सबसे पहले उस घर के अंदर बंद कर दिया गया है। उत्तर वैदिक काल से आप तो सीखो हिस्ट्री से, सिर्फ फैक्ट मत रटो। अगर आपको मेंस भी देना है तो घर बनते ही महिलाओं को घर में बंद कर दिया जाता है। और घर कब बनना शुरू होता है, तो वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में महल बन गया था, लेकिन बाद में वो झोपड़ी बना, झोपड़ी से घर, तो घर बनते ही महिलाओं को। अब इसमें मैत्रेयी संहिता, गार्गी संहिता, कात्यायनी संहिता वगैरह का नाम आप याद रखिएगा तो बेहतर होगा। समिति और विगत में भी भागीदारी खत्म, राजनीतिक व्यवस्था में ही स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आता है। 4 आश्रमों का गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ, और वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो जाता है। ब्राह्मण सबसे ऊपर वर्ग में रहते हैं, और ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। दोनों क्लास का तुलनात्मक ही स्टडी आपसे करवा रहा हूं। ये स्टडी तुलनात्मक ही चल रहा है। ऋग वैदिक काल आप पढ़िएगा और ये पढ़िएगा तो आपको दोनों काल का तुलना करने में काफी हद तक मदद मिल जाएगा। और कुछ स्नैपशॉट आपको दे दूंगा अखिल मूर्ति सर का नोट्स का। बहुत अच्छा तुलनात्मक स्टडी करवा रखा है अखिल मूर्ति सर ने, तो वहीं से मैं आपको करा रहा हूँ सारी चीजें। हर पॉइंट पे तुलना ही तो कर रहा हूँ कि यहाँ पे महिलाओं का स्थिति क्या था, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का स्थिति क्या था, यहाँ परिवार का स्थिति क्या था, आश्रम व्यवस्था यहाँ 3 का था। ऋग वैदिक काल पढ़ाया 3 आश्रम थे वहां पे, अब यहाँ आश्रम व्यवस्था के अंदर 4 हो गए अवस्था। उसके बाद आपको बताया परिवार कितने सकारात्मक थे, लेकिन परिवार में उनके अंदर क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति हो जाता है वो खराब होने लग जाता है। महिलाओं की स्थिति खराब होने का कारण हो जाता है कि पक्के घरों का निर्माण होने लग जाता है, घर में महिलाओं को कैद रखने वाली स्थितियां आने लग जाती है, पर्दा प्रथा शुरू कर दिया जाता है, उसके बाद बाल विवाह शुरू कर दिया जाता है, महिलाओं के शिक्षा पे कम ध्यान दिया जाता है, महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद कर दिया जाता है, अंतर जातीय विवाह अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद कठोर वर्ण व्यवस्था आ जाता है, जिसमें कि आपका वर्ण व्यवस्था को देवत्व से स्थापित कर दिया जाता है। देवत्व का सिद्धांत भरपूर लाता है। वर्ण व्यवस्था में देवत्व क्या, तो जो ब्राह्मण है वो मुख से पैदा लिए हैं, ये देवत्व का सिद्धांत है। जो क्षत्रिय हैं वो भुजाओं से पैदा लिए हैं, बाजुओं से, भुज से। अब जो आपका वैश्य है वो जंघा से,
और शूद्र है जो चरणों से। तो ये आपका देवत्व का सिद्धांत हुआ, यानी कि दैवीय तरीके से इसको स्थापित कर दिया गया, इसको कोई बदल ही नहीं सकता है। जैसे राजा को वंशानुगत किया गया, उसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था को भी वंशानुगत कर दिया गया, और कुछ हद तक आपका क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्सेस संघर्ष भी शुरू होता है, और वैश्य जो उसमें विष था वो शूद्र में बदल जाता है। वस्तुतः शूद्र का स्थिति को अछूत नहीं माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में शूद्र अछूत नहीं थे। अनटचेबिलिटी का डेवलपमेंट जो होता है वो धर्म सूत्र में होता है जाकर के इसके बाद के काल में, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था कठोर हो जाता है, 4 वर्ण विकसित हो जाते हैं संपूर्णता के साथ, लेकिन शूद्र को अछूत नहीं समझा जाता है, रिजिड वर्ण व्यवस्था रहता है। देवत्व के सिद्धांत से इसमें पर गोत्र विवाह की टिप्पणी बहुत अच्छी बात है। इस समय ये माना जा रहा था कि अगर एक ही गोत्र में विवाह किया जाएगा तो हमारे साथ दिक्कतें क्या आ जाएंगी, गोत्र का विकास समझिएगा। ऐसा कुछ समझने वाली बात हो तो हमसे पूछ लिया कीजिए, हर चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। पर गोत्र विवाह, पहले आपका विवाह में गोत्र की प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन अब क्या था, सगोत्रीय विवाह नहीं होता था, क्योंकि सामाजिक गतिशीलता वर्ण व्यवस्था में नहीं रही। अगर वर्ण व्यवस्था में, समझो, वर्ण व्यवस्था में यानी कि एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के लोग से विवाह नहीं कर पाएंगे, तो गतिशीलता के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह विवाह करके दूसरी कन्या आए, अपना वर दूसरे जगह, तो ऐसे उस सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध हो जाएगा ना। और सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध होने का मतलब है कि एक ही गोत्र में विवाह करिए, एक ही वर्ण में विवाह करिए, तो ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में होगा, एक ही गोत्र में होगा, तो सामाजिक गतिशीलता रुक जाएगी, लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव नहीं रह जाएगा, परिवार और आपका कुल का दायरा और छोटा हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणत्व के विकास के लिए, देखिए ब्राह्मणों का ही बनाया हुआ सब कुछ शुरू हो रहा है, तो ब्राह्मण जो यहाँ पे ब्राह्मणत्व का विकास के लिए सगोत्रीय विवाह को खारिज करते हैं। कहते हैं कि इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या होगा, हम विकास कर पाएंगे और डेवलपमेंट ज्यादा होता है। जैसे कि आज भी आप वोट देखते हैं ना, तो उसके संगठनात्मक विकास के लिए, अब समझिए, बात समझिएगा कि आप मान लेते हैं किसी भी कास्ट से हो, कोई गोत्र रहा है एक्स गोत्र, कहीं दूसरे जगह बाई गोत्र के व्यक्ति से शादी करते हैं, तो दोनों का परिवर्तित लक्षण मिलता है और उससे एक बेहतर हेटेरोजेनस व्यवस्था का निर्माण होता है, और आपका धर्म या आपका पंथ जो सुदृढ़ ज्यादा होता है। एक थॉट था। दूसरा थॉट था कि पर गोत्र गमन से क्या होगा कि दायरा बढ़ेगा। दायरा बढ़ने का मतलब उनका भौगोलिक रीजन भी बढ़ेगा और आपका विस्तार होगा। तो ये एक थॉट था इसके पीछे कि भैया अगर हम वर्ण व्यवस्था को संकुचित कर दिए हैं तो कम से कम गोत्र व्यवस्था को तो खोल दिया जाए। इसीलिए एक व्यवस्था को बंद करके दूसरी व्यवस्था को खोल दिया जाता है, यानी कि देश का बॉर्डर तो क्लोज कर दो कि देश से बाहर कोई नहीं भाग सकता है, लेकिन राज्य से बाहर आने जाने का कुछ दे दो और निश्चित कर दो कि आपको भैया राज्य के बाहर तो घूमना ही होगा। तो यहाँ पे जो वर्ण है वो देश हो गया और गोत्र है वो राज्य जैसा बिहेव कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पर गोत्र विवाह वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, या कोई और समस्या है? आर्थिक जीवन में आपको हमने पहले ही बता दिया कि प्रमुख रूप से कृषि लोहे की खोज से बढ़ता है। काटक संहिता में 24 पहलों वाला हल्का वर्णन है। दूसरा प्रमुख व्यवस्था आपका पशुपालन रहता है। अभी भी पशुपालन में गायों का पालना आपका महत्वपूर्ण रहता है। उद्योग व्यापार का विकास होता है। विदेशी व्यापार के प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन प्रचलन में सिक्का नहीं रहने से माना जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत ही व्यापार हो रहा था। आर्थिक प्रगति हुआ, नगरीकरण और जनपद का प्रारंभ हो जाता है, और इन सभी चीजों ने धर्म को भी काफी हद तक बदल दिया। तो धार्मिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि धार्मिक जीवन क्या रहा। धार्मिक जीवन का स्टडी थोड़ा सा करें तो यज्ञ कर्म कांड का महत्व बढ़ जाता है। देखिए वहां प्रकृति पूजा था, लेकिन यहाँ यज्ञ का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यज्ञ का महत्व क्यों बढ़ाया गया? तो देखिए धन का जब सृजन होता है तो ब्राह्मण वर्सेस, ब्राह्मण को बी लिख रहा हूं और क्षत्रिय को सी लिख रहा हूं, ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का एक संघर्ष चलता है। कैसे लिखता हूं? KSH। ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का एक संघर्ष चलता है मेरे प्यारे बच्चों। उस संघर्ष के दरमियान क्या होता है कि ब्राह्मणों से क्या चाहिए था राजा को?
राजा को क्षत्रिय से चाहिए था सुरक्षा, अब ब्राह्मणों से चाहिए था स्वीकृति। बोलो किसकी स्वीकृति भाई? तो जनता इनको स्वीकारे, एक ऐसा व्यवस्था बना दिया जाए जिससे जनता राजा के किसी भी निर्णय पे प्रश्न चिन्ह खड़ा ना करे, बल्कि उनके सुरक्षा में जो लगे लोग हैं जिनपे असली ताकत निहित है, वो भी इनको चैलेंज नहीं कर सके। तो ब्राह्मणों से स्वीकृति दिलाने के लिए क्या किया जाने लग गया? यज्ञ का प्रादुर्भाव आता है। तो जैसे राजसु यज्ञ, ये राजा का शपथ ग्रहण था एक प्रकार से। राजा जब बनते थे कोई तो शपथ ग्रहण जैसा होता था। राजा बनने पर राजा की प्रतिष्ठा हेतु बाद में भी किया जाता था शपथ एवं प्रतिष्ठा हेतु। फिर इसके बाद होता था आपका अश्वमेध यज्ञ। इसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता था, राजा का सत्ता एवं शक्ति विस्तार, सत्ता शक्ति एवं क्षेत्र विस्तार। मनोरंजन के लिए भी वाजपेयी यज्ञ किया जाता था जनरली। तो ये सब क्या आता है? यज्ञों की प्रधानता, शांति काल में यज्ञ होता था एवं मनोरंजन सुख समृद्धि के लिए, ये सब पूछा जाता है। तो यज्ञ का महत्व बढ़ जाता है, कर्मकांड का महत्व बढ़ जाता है। ब्राह्मण बाद यहां से शुरू होता है, यानी वेदों की व्याख्या जो ब्राह्मण होते हैं अपने तरीके से करने लग जाते हैं, और यहां से शूद्रों को वेद पढ़ने से भी मना कर दिया जाता है और वेदों पे पूर्णतः ब्राह्मणों का अधिकार बनने लग जाता है। यहाँ से एक संकुचित व्यवस्था प्रारंभ होने लग जाता है गतिशीलता अवरुद्ध होने के वजह से, और फिर बाद में जाकर के शूद्र को अछूत घोषित कर दिया जाता है। ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होती है। तो धार्मिक स्थिति में जो बदलाव आया वो सबसे बड़ा बदलाव आया कि कर्मकांड का महत्व बढ़ गया। ब्राह्मण क्षत्रिय का संघर्ष शुरू होने का वजह यह है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में संघर्ष का कारण था कि इनको लगता था कि अधिशेष पे ज्यादा कब्जा हमारा होना चाहिए क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को लगता था कि अधिशेष पे ज्यादा कब्जा हमारा होना चाहिए। यज्ञ में बहुत ज्यादा खर्च होता था और यज्ञों का महत्व इतना बढ़ा दिया गया था कि अधिशेष, जो भी कृषि अधिशेष या जो भी आपका व्यवसायिक अधिशेष बचते थे, उनके अधिकांश हिस्सा राजत्व के ब्रह्मत्व सिद्धांत, दैविक सिद्धांत बन जाने की वजह से ब्राह्मणों के पास आने लग जाता है। कर्मकांड और यज्ञ की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है। अब बहुत सारे देवता जो रहते हैं उनमें बदलाव होता है। विष्णु, रुद्र, वरुण और इत्यादि का यहाँ पे आता है, लिख लीजिएगा। देवताओं के स्वरूप में बदलाव होता है और बहुदेववाद थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। अब विष्णु को पालक बोला जाता है, सृष्टि पालक, यहाँ पे विष्णु को का कंसेप्ट आ जाता है। रुद्र शिव को बोला जाता है संहारक। वरुण कल भी आया था, अभी भी है, जल के देवता है, यहाँ भी जल के देवता रहते हैं। और पूषण जो वहां देवता थे जानवरों के, इनको शूद्रों का देवता बता दिया जाता है कि शूद्रों के देवता है पूषण, क्योंकि उस समय तक शूद्र को पशुपालन से ज्यादातर जोड़ दिया जाता है और जो वैश्य वर्ग रहते हैं वो कृषि एवं पशुपालन के अधिशेष के व्यापार करते हैं। क्षत्रिय युद्धरत रहते हैं और ब्राह्मण जो होते हैं राजा के साथ उसके राजत्व की व्याख्या करने में व्यस्त हो जाते हैं और ये लौकिक और परलौकिक चीजों का वर्णन करके जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता और न्याय प्रथा बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे प्रमुख देवता कौन रहे? तो प्रजापति का यहां से आता है प्रारंभ। सबसे प्रमुख उत्तर वैदिक कालीन देवता रहे प्रजापति। सबसे प्रमुख देवता प्रजापति, सबसे प्रमुख देवता प्रजापति, विष्णु सृष्टि के पालक के रूप में, रुद्र शिव संहारक के रूप में, वरुण जल के देवता और शूद्रों के देवता पूषण जो ऋग वैदिक काल में जानवरों के देवता के रूप में पहचाने जाते हैं। अब यज्ञ कर्मकांड का जब प्रधानता बढ़ता है तो बलि की भी प्रधानता बढ़ती है। यज्ञ के द्वारा भी राजा भी अपना बलि बढ़ाने लग जाते हैं।
राजा जब राष्ट्र युद्ध करवाते हैं तो जनता से बहुत सारा बलपूर्वक भी बलि लिया जाता है, स्वेच्छापूर्वक भी लिया जाता है। तो ये एक प्रकार से कर व्यवस्था में भी ब्राह्मणों का योगदान आ जाता है। वो इस तरीके से आपका बौद्धिक सेटअप, इंटेलेक्चुअल सेटअप प्रिपेयर करने लग जाते हैं, जिससे राजा को अच्छे आय का प्राप्ति हो और राजा समृद्ध होंगे, उसी के हिसाब से ब्राह्मण भी समृद्ध होने लग जाते थे। अब बाद में क्या होता है कि उपनिषदों में तो निंदा किया जाता है इस चीज का। बाद में जब उपनिषद काल आता है तो उपनिषदों में तो लौकिक चीजों का निंदा होता है। ये लौकिक का मतलब इसी लोक में हो रही चीजों का। तो मुंडकोपनिषद में ध्यान रखिएगा दोस्त, एक मुंडकोपनिषद है, तो मुंडकोपनिषद में तो यहां तक बोल दिया जाता है कि यज्ञ जो है फूटा हुआ जहाज है, फूटा हुआ जहाज, नाव, फूटा हुआ जहाज नहीं, फूटा हुआ नाव। यज्ञ को फूटा हुआ नाव बोला गया है, जिससे आप इस संसार रूपी बैतरणी को पार करके और परम लोक में नहीं जा सकते हो। यज्ञ के प्रासंगिकता को बहुत किया गया। ज्ञान के दर्शन और लौकिक ज्ञान के दर्शन की बातें उपनिषदों में की गई और धीरे धीरे जाकर के यहीं से प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है कि ब्राह्मण और श्रमण में समाज बढ़ जाता है। जो वेद को मानते हैं वो ब्राह्मण रहते हैं, और जो इस वर्ण व्यवस्था को नहीं स्वीकार करते हैं, इस वर्ण व्यवस्था के सेटअप से जो बाहर जाना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था में बहुत कठोर बंधन था भैया। अगर कोई इस वर्ण व्यवस्था को छोड़कर जाना चाहता है तो वो जा तो सकता है, लेकिन जाने के बाद क्या होता था, उसका एक प्रकार का सामाजिक तिरस्कार ही होता था और उसकी संख्या नहीं थी, उनकी संख्या बहुत कम थी शुरुआत में। धीरे धीरे इस कठोर वर्ण व्यवस्था से जो जाने लग गए, बाहर निकलने का प्रयास करने लग गए, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है और उनको बाद में श्रमण कह दिया जाता है, श्रमण। तो ब्राह्मण और श्रमण दो प्रकार की अवस्थाएं भी देखने को मिलती है। बशर्ते कि कुछ इसमें से वापस आएंगे तो चाहे किसी भी वर्ण को छोड़ के गए हैं, वो क्या कहलाएंगे, शूद्र। तो फिर उस समय भी घर वापसी जैसा कंसेप्ट था, यज्ञों के माध्यम से लोगों को घर वापसी करवाया जाता था, लेकिन फिर उनको शूद्र में ही जगह दिया जाता था। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको लंबे लंबे दिनों तक पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आध क्वेश्चन अगर टपक गया तो आपका लक, बाकी चीजें हैं ही। नदियों का हमने आपको वर्णन बता ही दिया था। यहाँ से सवाल बनता है, विष्टाका झेलम को बोलते हैं, परुशनी रावी को बोलते हैं, शतुद्री शतलज को बोलते हैं, अक्षनी चिनाब को बोलते हैं, अस्त्रवेता आपका आप बोलते हैं सरस्वती को, और सिंधु को नहीं बोला जाता है। तो ये था दोस्त हमारे तरफ से उत्तर वैदिक काल का डिस्कशन, जिसमें हमने आपको लोहा का प्रयोग से लेकर के बदलाव हुआ सामाजिक जनजीवन के बदलाव की अगर आपको बात बताऊं तो जनजीवन में व्यापक बदलाव नहीं होता है, अस्थायित्व का पुट आ जाता है और महिलाओं की स्थितियों में बदलाव होने से पुरुषों का स्थिति और मजबूत हो जाता है। पुरुषों की स्थिति और मजबूत होने से होता क्या है कि आपका सामाजिक व्यवस्थाओं में जो समता मूलक सेटअप रहता है वो खत्म हो जाता है। महिलाओं का स्थिति नीचे, पुरुषों का ऊपर, वर्ण कठोर संकुचित, तो ये सिस्टम आपका रहता है। और मांसाहार शाकाहार का कल्चर अभी भी बना रहता है और यायावर अर्धयायावर से बदल के आपका स्थायित्व की तरफ निवास करने लग जाते हैं, अस्थायी घरों में रहने लग जाते हैं, संपत्ति का कंसेप्ट आ जाता है। ये सारा का सारा डिस्कशन का पॉइंट था जो आपको समझ विकसित करने में मदद मिला होगा। तो आज हमने उत्तर वैदिक काल को कॉन्सेप्चुअली भी और फैक्चुअली भी जहां तक हो कंप्लीट करवा दिया है। उस